नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पीसीएस से आईएएस बनेंगे 18 अधिकारी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीसीएस से आईएएस बनेंगे 18 अधिकारी। कार्मिक विभाग में संघ लोक सेवा आयोग को पदोन्नति का भेजा प्रस्ताव। सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को भेजा प्रस्ताव। पीसीएस अधिकारी उमेश नारायण पांडे, उदयराज सिंह आईएएस अधिकारी बनेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, माफ कीजिएगा, सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, अब जो पीसीएस है, अब ऐसे 18 अधिकारियों को आईएएस बनाया जा रहा है। पीसीएस अधिकारियों को ये मौका मिल रहा है कि उनको जो है आईएएस में प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था, ये मामला हाईकोर्ट तक गया था। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए बाकायदा शासन को निर्देश जारी किया था, जिसके बाद जो है तमाम पीसीएस सीनियर पीसीएस अधिकारियों की डीपीसी की जा रही है। डीपीसी के बाद अब जो है जल्द ही ये आईएएस में प्रमोट हो जाएंगे। 18 ऐसे अधिकारी हैं जिनने कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा था, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि जूनियर और सीनियर का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके चलते जो है उनका प्रमोशन होना चाहिए, क्योंकि जो लंबे समय से इनकी मांग भी थी। और 18 आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं जिनको आईएएस में प्रमोट किया जा रहा है। भारत सरकार को जो है प्रत्यावेदन भेजा जा रहा है, जिसमें अंतिम रूप से जो मोहर है भारत सरकार के द्वारा लगनी है, केंद्र सरकार द्वारा लगनी है। और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक जो है ये लोग पीसीएस से आईएएस में प्रमोट हो जाएंगे। जी सौरभ, इससे कितना फायदा मिलेगा राज्य को, कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम चीजों को लेकर? तमाम जो है आईएएस अधिकारियों के पास, एक आईएएस अधिकारी के पास कई कई विभाग है। ऐसे में जब जो है इन लोगों का प्रमोशन हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो विभाग है उनमें बेहतर काम हो सकेंगे। एक आईएएस को जो है कुछ विभाग कम होंगे, तो लिहाजा कहीं ना कहीं इसका लाभ राज्य की जनता को भी मिलेगा और काम में भी स्मूथनेस आएगी, जिसकी जो लगातार सरकार बात करती रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जहां एक तरफ भर्तियां निकालने को लेकर भी अभी तक सरकार पर सवाल उठा हुआ है, ऐसे में पदोन्नति और फिर भर्तियों का ना निकलना। बिल्कुल, देखिए सिविल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो लगातार ये जरूर कहा गया है कि राज्य से जो आईएएस अधिकारी हैं वो दूरी बना के रखते हैं। लेकिन अब जब जो है प्रमोशन हो रहे हैं, प्रमोशन के बाद जो है 18 आईएएस जो है पीसीएस अधिकारी जो बन जाएंगे, उनको सीधे तौर पर जो है राज्य की सेवा करने का मौका मिलेगा। और जो तमाम विभाग हैं, जैसे कि एक ही अधिकारी के पास कई विभाग है, तो वो विभाग जो इनमें डिप्यूट होंगे और उसका लाभ जो कहीं ना कहीं राज्य की जनता को मिलेगा, मंत्रालयों को मिलेगा, विभागों को मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा समय जो वो अधिकारी उन विभागों को दे सकेंगे। जी शुक्रिया सौरभ, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और इससे बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मामले में झटका लगा है। देहरादून से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मामले में लगा झटका। यूपीएससी की सीमा से बाहर 730 लोगों को मिली नौकरी खतरे में है। हाईकोर्ट ने कहा सरकार ने प्रार्थना पत्र देने में देरी कर दी है। सरकार के प्रार्थना पत्र देने से दाखिल करने का कारण भी स्पष्ट नहीं है। सरकार आदेश हुए 1403 दिन बाद दाखिल किया गया प्रार्थना पत्र। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़ गए हैं। सौरभ, आंदोलनकारियों को आरक्षण मामले में बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट ने कह दिया है कि सरकार ने प्रार्थना पत्र दाखिल करने में थोड़ी सी देरी कर दी है। अब ऐसे में 730 लोगों को जो नौकरी मिली थी उस पर तलवार लटक गई है।
बिल्कुल देखिए, क्षतिज आरक्षण की मांग लगातार आंदोलनकारियों के द्वारा जो उठाई गई थी, इसके बाद जो है सरकार ने उस मांग को पूरा भी किया था, जिसके बाद जो है 730 से ज़्यादा ऐसी नियुक्तियां थी जिसको लेकर बाकायदा सरकार ने अपना पक्ष भी रखा था और हाई कोर्ट के सामने अपना जो है जो पक्ष है वो मजबूती के साथ रखने के कहा, ये जरूर कहा गया था कि आंदोलनकारियों को क्षतिज आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर सीधे तौर पर कहा कि लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हैं उस पर जो इस तरीके के आरक्षण नहीं हो सकते, लिहाजा उससे कहीं ना कहीं उन लोगों का हक मारा जाएगा जो लोग लंबे समय से इनकी तैयारियां करते रहे। तो लिहाजा अब जो है मामला अधर में अटक चुका है। हालांकि हाई कोर्ट में अब जो है डबल बेंच में सरकार जाने की तैयारी कर रही है। बाकायदा आंदोलनकारी भी मुखर दिखाई दे रहे हैं और ये जरूर मांग हो रही है, क्योंकि जब जो है नियुक्तियों का रास्ता साफ हुआ था, ये जरूर मांग हुई थी कि भाई अगर आंदोलनकारियों को क्षति आरक्षण मिलेगा तो उसका लाभ जो है उन आंदोलनकारियों को भी मिलेगा जो लंबे समय से अब ये मांग करते आए हैं। अब लिहाजा जो है सरकार ने मांग को समझा और उस पर जो है कार्रवाई भी हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, जिसके चलते एक बार फिर आंदोलनकारियों को सरकार के सामने जो है अपना पक्ष रखना पड़ रहा है और सरकार जो है अब डबल बेंच पे जाने की तैयारी कर रही है। जी। अब ऐसे में कोर्ट का यह भी कहना है कि सरकार ने जो पत्र दाखिल किया है उसमें तमाम कारण स्पष्ट भी नहीं है। बिल्कुल देखिए, सरकार की तरफ से जो अपनी तरफ से तथ्य रखे गए हैं उसमें बाकायदा जो है कई ऐसी चूकें, कई जो है खामियां रही हैं, जिसको लेकर जो हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पे ये जरूर कहा है कि आरक्षण जो इस तरीके के जो है नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा जो अब हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब सरकार अपना पक्ष रखने जा रही है और डबल बेंच में जाने की तैयारी हो रही है, जिसमें मजबूती के साथ सरकार अपना पक्ष रख सकती है और आंदोलनकारियों को जो क्षितिज आरक्षण की मांग हो रही थी उस पर जो है अमल हो सके। जी। आप हमारे साथ बने रहिए सौरभ, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आंदोलनकारियों को आरक्षण मामले में झटका लगा है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम से भेंट में उपहार या गुलदस्ते लाने पर रोक लगी हुई है। सीएम से मिलने वाले लोगों से इस बात का अनुरोध किया गया कि मुख्यमंत्री के लिए कोई भी गुलदस्ता या किसी भी तरह की भेंट ना लेकर आए, उपहार में कुछ भी ना लेकर आए। सीएम से मिलने वाले लोगों से इस बात का अनुरोध किया गया है कि सीएम के लिए गिफ्ट ना लेकर आए। अधिकारी कर्मचारियों से मंगलवार और शुक्रवार सीएम मिलेंगे, यानी कि दिन निर्धारित कर दिया गया है। संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मंगलवार और शुक्रवार ही मुख्यमंत्री मिलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब अगर मुख्यमंत्री से मिलना है तो उपहार लेकर नहीं जाना है, यह साफ कर दिया गया है। सौरभ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब अगर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी जाता है या कोई भी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जाता है तो उसे गुलदस्ता या कोई भी उपहार लेकर नहीं जाना है। इस बात के लिए अनुरोध किया गया है सभी से, मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई भी उपहार लेकर मेरे पास ना आए, यानी कि गिफ्ट्स नहीं देने हैं। सीएम साहब को गिफ्ट्स पसंद नहीं। अब इसके पीछे आप पॉजिटिव तौर पर यह भी सोच सकते हैं कि किसी का भी गिफ्ट लेकर आना ऑफिशियल तौर पर सही नहीं है, क्योंकि गिफ्ट देना अपनत्व कहीं ना कहीं हो जाता है और इसीलिए अगर किसी को ऑफिशियली मिलना है, प्रोफेशनली मिलना है, तो वो उसी आधार पर मुख्यमंत्री के पास जाए, अपनी बात रखे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़ गए हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है कि अब उनसे कोई मिलने आए तो गिफ्ट लेकर ना आए।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री से मिलने का समय जो है निर्धारित हो गया है कि मुख्यमंत्री कब किन लोगों से मिलेंगे, इसको लेकर बाकायदा समय मुकर्रर कर दिया, दिन मुकर्रर कर दिया। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कैबिनेट मंत्री हो या फिर आम आदमी या पार्टी का कार्यकर्ता, सबके लिए जो है दिन मुकर्रर किए गए हैं कि वो जो है मुख्यमंत्री से इन समयों पर मिल सकते हैं। इसके साथ ही जो विशेष रूप से मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनके लिए ये निर्देश ज़रूर दिए गए हैं कि वो जो है फूलों का गुलदस्ता ना लाएँ। इसके साथ ही जो है कोई गिफ्ट ना लेके आएँ। अगर जो है किसी को लाना ही है तो वो सिर्फ एक फूल लेके आ सकता है, उसको परमिशन ज़रूर मिलेगी। बाकायदा जो है एक आदेश जारी हुआ है जिसमें बाकायदा जो मुख्यमंत्री आवास में बैठने वाले जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी फूलों का गुलदस्ता अंदर नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने वाले लोगों को इस तरीके की कोई भी परमिशन नहीं दी जाएगी। लिहाजा जो है गुलदस्तों पर, मिठाइयों पर, गिफ्ट पर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सिर्फ एक फूल मात्र ले जाया जा सकता है, जो मुख्यमंत्री से जो मुलाकात करने जाएगा वो उसे दिया जाएगा। क्योंकि पहले होता ये था कि तमाम जो लोग मिलने जाते थे फूलों के गुलदस्ते ले जाते थे, अव्यवस्था फैलती थी जिसको लेकर जो कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी और जो है चिंता भी होती थी। तो लिहाजा अब जो है मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। मितव्ययिता का जो है परिचय देते हुए मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि अब जो है उनके आवास पर कोई भी व्यक्ति मिलने आता है तो वो सिर्फ एक फूल लेके आ जाए, उसी से ही जो है उनका स्वागत हो सकता है, सम्मान हो सकता है। अगर कोई इतना बड़ा गुलदस्ता लेके आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा जो है वो बाहर ही रखवा दिए जाएंगे। सौरभ, यानी कि यूं समझा जाए कि मुख्यमंत्री साहब अधिक प्रोफेशनल हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अब पहले भी जो है इस तरीके के आदेश त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की बात की है, भुवन सिंह खंडूड़ी की सरकार की बात की जाए, ये आदेश जो पहले भी जारी हुए थे कि मुख्यमंत्री से मिलने वाले जो उनके आवास में मिलने वाले लोग हैं वो फूलों का गुलदस्ता नहीं ला सकेंगे, मिठाइयाँ नहीं ला सकेंगे। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को पहले से ही किया गया था। आज मुख्यमंत्री उसी परिपाटी पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दो टूक अधिकारियों से भी और लोगों से अपील की है कि इस बार जब जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पे आए या उनके कार्यालय में जाए तो कोई भी फूलों का गुलदस्ता ना लाए, मिठाई ना लाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। और किसी को सम्मान करना है तो महज एक फूल लेके आ जाए, उसी से ही मुख्यमंत्री का सम्मान हो जाएगा। जी बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य में सहकारिता विभाग में नियुक्तियों पर पूरे तरीके से फिलहाल रोक लगा दी गई, जिसको लेकर अब राज्य की राजनीति भी गर्माने लगी है। जहां सरकार ने सहकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए, तो वहीं कांग्रेस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी विवादित मामला होगा उसकी जांच कराई जाएगी। सरकार पारदर्शिता, मितव्ययिता और समयबद्धता के आधार पर काम कर रही है, जिससे राज्य के लोगों को सीधा लाभ मिल सकेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली सरकार के कार्यकाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और सरकार महज जांच के शगुफे छोड़ रही है, जिससे युवा बेरोजगार एक बार फिर से निराश दिखाई दे रहा है। और उसमें जैसे ही विज्ञप्ति निकाली गई 28 पदों के अगेंस्ट सिर्फ 100 आवेदन आए। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। जो सहकारिता में घोटाला सामने आया है वो इस बात का प्रमाण है कि जो आरोप हमने लगाए थे पहले कि सहकारिता में घोटाला हो रहा है, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, निवर्तमान अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी ने आरोप लगाया था और वो आरोप आज सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और जांच में लीपापोती कर रही है। अगर सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, सहकारिता मंत्री जी वास्तव में जांच कराना चाहते हैं और दोषियों को दंडित करना चाहते हैं, तो हमारी मांग है दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए सहकारिता विभाग में हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। अब साथ ही ऐसे में इस मामले पर सरकार ने 8 अफसरों पर कार्रवाई भी कर दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब एक तरफ जहां सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि सहकारिता भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ, अब सरकार जांच भी कर रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सीबीआई से होनी चाहिए।
बिल्कुल देखिए, सहकारिता मामले में सरकार ने एसआईटी गठित करते हुए जांच की बात जरूर कही थी, लेकिन अभी तक जो है जांच के सिर्फ शगुफे छोड़े गए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों की नियुक्तियां हुई भी हैं उनको जो है रोकने के बजाय बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जो खुद बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार सरकार किस और जांच करवा रही है, किस तरीके की ये जांच हो रही है। लगातार जो है विपक्ष की ओर से सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। उनके द्वारा जरूर कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर कहा मितव्ययिता, पारदर्शिता और समयबद्धता के आधार पर सरकार काम कर रही है, जिससे लोगों के सामने हकीकत जा सके, लोगों को पता चल सके कि सरकार किस तर्ज पर काम कर रही है। क्योंकि जीरो टॉलरेंस का नारा पहले भी दिया गया और अब फिर से जो है जीरो टॉलरेंस का नारा बुलंद किया जा रहा है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री ने जरूर कह दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और तमाम जो नियुक्तियां हैं उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जो सहकारिता विभाग की है। हालांकि अभी भी सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की नियुक्तियां हुई थी, जिन लोगों को जो है बाकायदा जो है लेटर जारी हुआ है, जिनको जो है आदेश मिले, नियुक्ति आदेश मिले, बिल्कुल उन लोगों बिल्कुल की बिल्कुल। ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। सौरभ आपके पास लेटता हूं, कुछ अपडेट्स आ रही है इसी खबर को लेकर, उस अपडेट्स पर चलते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, सहकारिता भर्ती घपले में 8 अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। देहरादून से बड़ी खबर, और खबर यह कि सहकारिता भर्ती घपले में यानी कि घोटाले में 8 अफसरों पर कार्रवाई की गई। 4 जिलों के सहायक निबंधकों को हटाया गया है। सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को मुख्यालय अटैच किया गया है। यानी कि जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी भर्ती घपले में जो घपला दिया गया, जबकि अब जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को मुख्यालय अटैच कर दिया गया। अब ऐसे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया। सौरभ, 8 अफसरों पर कार्रवाई भी की गई और जो निबंधक थे उनको हटा दिया गया है। बिल्कुल, सहकारिता सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बाकायदा इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब आदेश दिए थे तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो है कार्रवाई होना लाजमी भी था। लिहाजा जो है आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रथम दृष्टि जहां पर जो खामियां पाई गई थी उन 8 अधिकारियों को फिलहाल हटा दिया गया है। कुछ को जो है मुख्यालय अटैच कर दिया गया और कुछ को जो है दूसरे जनपदों में अटैच किया गया है। तो लिहाजा अब जो है इस पर निष्पक्ष जाँच की जो बात कही जा रही थी वो होती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो कांग्रेस के आरोप है वो सीधे तौर पर है कि सरकार जो है SIT जाँच के नाम पर घालमेल कर सकती है, गोलमाल कर सकती है, लेकिन CBI अगर जाँच होती है तो कई और बड़े नामों के खुलासे भी हो सकते हैं। महज जो है महाप्रबंधक और जो है इस तरीके के इस पद के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें जो कई बड़े अधिकारी, कई बड़े नेता जो संलिप्त हो सकते हैं। लिहाजा जो CBI जांच होगी तो कई और बड़े खुलासे भी होंगे। जी, तो क्या SIT की जांच के बाद अब यही समझा जाए जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, इसलिए SIT से जांच कराई जा रही है, वरना CBI से होती? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस का जो आरोप है वो ये है कि SIT जो है राज्य की एक एजेंसी है। राज्य की एजेंसी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा बेहतर तरीके से, क्योंकि SIT होगी तो सरकार के दबाव में काम होगी और अगर कोई बड़ा नेता इसमें जो है फंसता हुआ दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है कि उसे बचाने के लिए भी जो है पूरी जो है जुगत भिड़ाई जाएगी। तो लिहाजा कांग्रेस मांग कर रही है कि CBI जाँच होती है तो पता लगेगा कि आखिरकार किन बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, किन बड़े अधिकारियों का हाथ है, क्योंकि कांग्रेस ने जो अंदेशे व्यक्त किए थे उस पर ही जो है कार्रवाई हो रही है। लिहाजा जो सहकारिता में जो नियुक्तियाँ हुई थी उस पर फिलहाल जो है रोक जरूर लगा दी गई है, लेकिन जिन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी हो चुका है उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस ने ये जरूर कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम लोगों पर जो नियुक्ति पत्र जारी भी होता है उन पर भी रोक लगाते हुए फिलहाल पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो है किसी को नियुक्ति या ट्रेनिंग होती तो ज्यादा बेहतर होता। जी बिल्कुल सौरभ, आपके पास लौटूंगा, लेकिन अभी एक बयान सामने आया है इसी मामले को लेकर, वो बयान आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे, बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे, बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे, बिल्कुल पारदर्शिता। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़े हुए हैं। सौरभ, ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर जांच की जरूरत होती है तो जांच भी कराई जाएगी, लेकिन पारदर्शिता के साथ ही काम करेंगे। बिल्कुल देखिए, SIT जांच राज्य में बाकायदा सहकारिता विभाग को लेकर चल रही है, लेकिन जो मांग है वो है CBI जांच की। अब सरकार जो है CBI जांच कराती है नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ सरकार ने SIT जांच करते हुए बाकायदा 8 अधिकारियों को हटा दिया है। अब जांच जो है किस तीव्रता के साथ चलती है या फिर जो है इस पर फिर लिपापोती शुरू होती है, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक जो मुख्यमंत्री के आदेश है उसमें ये जरूर है कि समयबद्धता के आधार पर मितव्ययिता और जो है पारदर्शिता से जाँच की जाए, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, क्योंकि नियुक्तियों का मामला है। तमाम
युवा बेरोजगारों की नज़रें हैं सरकार के ऊपर कि आखिरकार उनको रोजगार कब मिलेगा, किस दशा में मिलेगा, क्योंकि लगातार सरकार ने जरूर घोषणाएं की थी कि हम सत्ता में आते हैं तो लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, क्योंकि पूर्व में सरकार के द्वारा तमाम ऐसे अध्याचन थे जो लोक सेवा आयोग भेजे थे या चयन आयोग भेजे थे, जहां से नियुक्ति का रास्ता भी साफ हुआ था। उम्मीद जगी थी कि तमाम पदों पर नियुक्तियां होने जा रही हैं, लेकिन अब जो है सहकारिता विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में नियुक्तियां अधर में अटक गई हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है, रोष दिखाई दे रहा है कि आखिरकार जब जो है यहाँ पे इस तरीके की नियुक्तियां रुकेंगी तो कैसे जो है लोगों को आपका रोजगार हमारे साथ मिलेगा। तमाम बातचीत करने के लिए सौरभ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। उत्तराखंड के सांसदों से पीएम ने मुलाकात की है। दिल्ली से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। पीएम ने सांसदों से चाय पर की मुलाकात, यानी कि चाय पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के सांसदों ने चाय पर चर्चा की। दिल्ली और हरियाणा के भी बीजेपी सांसद मौजूद रहे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर यह चर्चा की गई। योजनाओं को गांव के गरीबों तक पहुंचाने पर हुई चर्चा कि आखिर कैसे गांव के गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाया जा सके, इस पर भी मंथन हुआ। योजनाओं को लेकर पीएम मोदी ने सांसदों को दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सांसदों से चाय पर चर्चा की है। दिल्ली और हरियाणा के भी बीजेपी सांसद मौजूद थे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़ गए हैं। नितिन, उत्तराखंड के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की गई, आखिर क्या कुछ मंथन हुआ? जी देखिए, बिल्कुल क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है मुलाकात उत्तराखंड के जो सांसद हैं उनसे सभी से मुलाकात हुई है। जिस तरीके से 2024 के जो चुनाव हैं उनको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है, चाय पे भी उनकी चर्चा हुई है। तो तमाम मुद्दे थे, उनको लेकर उनकी काफी वार्तालाप हुई है कि आखिरकार 2024 के जो चुनाव है उनको दिशा निर्देश दिए कि आखिरकार हम लोग इस तरीके से जो 2024 की जो तैयारियां हैं उसमें लगे जाएं, तो उसी को लेकर उनकी दिशा निर्देश दी गई। आज उत्तराखंड के सभी सांसदों से पीएम ने जो है मुलाकात की है, चाय पे जो है मुलाकात की गई थी। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से 2024 के जो चुनाव है सांसद उसको लेकर प्रधानमंत्री तो उनको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर वार्तालाप की गई है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जीत की जाए, उस पर मंथन किया जाए, उनको किस तरीके से लोगों के बीच में जाए। और वहाँ पे जिस तरीके से अब 2022 की बात की जाए, 2022 में जिस तरीके चुनाव यहाँ पर जीते हैं लोग, तो उसी को लेकर पूरी तैयारियां 2024 की जो योजना है उनको जो यहाँ पर लगाया जाएगी। शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आज हरिद्वार के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। पतंजलि योग पीठ में मोरारी बापू के सत्संग में रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। पतंजलि योग पीठ में मोरारी बापू के सत्संग में रहेंगे मौजूद। रुड़की हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर का भी लोकार्पण किया जाएगा। अब डायलिसिस के लिए मरीजों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी करेंगे सीएम धामी। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी करेंगे और सीएम धामी आज पतंजलि योग पीठ में मोरारी बापू के सत्संग में रहेंगे। उसके बाद ही वो रुड़की के हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण करेंगे, रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। शाम को सोनी इंडिया आर्ट ऑफ लिविंग, इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़ गए हैं। विकास, मुख्यमंत्री साहब आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उसी के साथ जहां एक तरफ वो मोरारी बापू के सत्संग में होंगे तो रुड़की में डायलिसिस का भी उद्घाटन कर रहेंगे। विकास, लगता है तकनीकी कारणों के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के दौरे पर है
साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां वो मोरारी बापू के सत्संग में भी जाएंगे और उसके बाद रुड़की में डायलिसिस सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।